मेरा नाम अचला है। मैं एक साधारण घर में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म अभिनेता से कम खूबसूरत नहीं थी। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर, वो समय भी आ गया जब मैं अपनी कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई थी। शादी के इस पड़ाव में मेरे पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द छुपा हुआ है। इस बात का एहसास मुझे अपनी शादी के दूसरे दिन सुबह ही हुआ था। मैं मायके में सुबह देर से उठा करती थी। मेरा ससुराल भी काफी मॉडर्न था। मुझे लगा कि यहाँ मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी अचानक किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मेरे पति अजय, वो भी घबराकर उठ गए थे। मैं भी आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। अजय ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने मेरी ननद नीता खड़ी थी। वो अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास आ पहुंची और आवाज देकर बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियां अपनी भाभीयों के हाथ से नाश्ता करती हैं। अचानक हुए इस हमले से मैं घबरा गई थी। नीता के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वो नीता को डांट रही थी, नीता, ये क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो नीता बोली, भाभी, पहले मीठा बना लेंगी, फिर मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी। फिर वो बोली, भाभी, आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैंने अजय की तरफ मदद भरी नजरों से देखा था। वो बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली, सुनिए, मुझे नीता की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे समझाएं कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी इस बात पर अजय हैरान हो गए थे। वो काफी संयमित आवाज में बोले, अचला, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूं। नीता मुझे मेरी बच्चे जैसी है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद नीता की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके छोड़ के आ जाऊंगा, समझी? अजय की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा पेश आता है क्या? मैं तरोताजा होकर किचन में चली गई थी, जहां नीता के फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। वो उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। वो अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि उसे ये भी पता ना हो कि नई नवेली दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उसके मन में 100 तरह के सपने सजे होते हैं। खैर, फिर तो मुझे हर चीज की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में नीता का ही सिक्का चलता है। मैं भी अजय की खातिर नीता से प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने हमें औलाद की खुशी से दूर रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो नीता का लाड प्यार कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था टेंशन से दूर रहेंगी तभी माँ बन पाएंगी। हम शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए थे, इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन अजय अपने व्यस्त कार्यक्रम से इतना समय नहीं निकाल पा रहे थे कि हम हनीमून पर जा सके। मैं उनके पीछे पड़ी रहती तो वो मुस्कुराकर टाल देती थी। आखिर में उन्होंने मेरी बात मान ली। वो बोले, हम हनीमून पर जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हो गई। सारा दिन तैयारियां करती रही। रात के खाने के समय उन्होंने मेरी सास को बताया। उनसे बोले कि हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं माँ। ये सुनकर नीता तो उछल ही पड़ी थी। बोली, वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियां भी घूमने गई हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने नीता को आंखें दिखाई थी, जबकि अजय मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, जरूर चलेंगे गुड़िया। अब मेरे सब्र की इंतहा हो गई थी। आखिर मैं बोल ही पड़ी, नीता, अपनी सहेलियों से पूछना क्या वो अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने गई हैं या फैमिली टूर पर। नीता मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अजय से बहुत डर लग रहा था कि अब वो मुझ पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखा और मुझे चलने को कहा।
मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो लगा कि मैं जीत गई, अब नीता मेरी खुशियों के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन ये क्या, अजय मेरे मायके के गेट पर कार रोककर कहा, यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया। मैं अनजान बनकर उनकी तरफ देखने लगी तो वे बोले, मैं, माँ और नीता ऊटी की सैर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वो शब्द नहीं थे, तीर थे, जिन्होंने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। मैं सूजी हुई आंखें लेकर घर में दाखिल हुई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। 2-3 दिन ही शांति से बीते होंगे कि भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। वो मेरी परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती, कहती कि बेटी की कैसी परवरिश की है कि 2 साल भी ससुराल में ना टिक सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कहना शुरू कर दिया, अचला, अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं, मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफी दिन ठहर गई हो, तो अपने भाभी के साथ काम में मदद कर दिया करो। मुझे उन सब का बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बातें सुनाकर चले जाते कि अचला का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता, पता नहीं क्या चक्कर है। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीनों बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली आई। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया था, जबकि नीता मुझे वहां देखकर परेशान हो गई। वो बोली, भाभी, आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की, मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो नीता कहती। लेकिन मेरी सास ने नीता को कड़ी डांट से चुप करा दिया था। जब अजय ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। मेरी इज्जत 2 कौड़ी के बराबर बन के रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से मैं नीता को खुश रखने लगी थी। मुझे इस तरह नीता के आगे पीछे घूमता देखकर अजय का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करते नहीं थकती थी। अजय भी बच्चों के इच्छुक थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से ही थी। हम दोनों तो फिट थे। उधर नीता मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वो दिन भर अपने कमरे में ही रहती और हर वक्त सज धज कर रहती थी। 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ली थी। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात ये थी कि नीता का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था, ठीक ठाक कद, गहरा काला रंग और कपड़ों से भी गरीब घर का नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बदौलत उससे मोहब्बत की जाती, लेकिन पता नहीं नीता की आंखों पर कैसी पट्टी बंधी हुई थी। मैं सारे मामले का बहुत मजे से लुत्फ उठा रही थी। हर शाम को वो नीता को एक लिफाफा थमा के चला जाता। उसके बाद कई घंटों तक नीता अपने कमरे में बंद हो जाती। अब मैंने पति को उनकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला किया था, इसलिए जब भी अजय और मैं एक साथ बैठते तो मैं उनसे यही कहती कि नीता के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले। ये उम्र बेलगाम होती है, आजकल का जमाना भी तो ऐसा ही है। अजय मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते, जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी। मैं मन ही मन उनके इस बहन के ऊपर भरोसे पर खूब हंसती। अब मैं पूरी तरह से नीता की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने नीता को घर से बहुत तैयार होकर बाहर निकलते देखा तो मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। हमारी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वो एक शानदार कार में जाकर बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर नीता के हाथ इतनी बड़ी लॉटरी लगी कैसे? इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज जानने की कोशिश की थी और उसका राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि नीता और उस रईस लड़के की मोहब्बत बड़े जोर शोर से चल रही थी। वो काला सा लड़का बस उस रईस जादे का खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था कि इस घर में ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने के बाद दूसरे घर जाकर वो खुशहाल रहे। इस तरह तो उसे उसकी कभी सजा न मिलती जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला।
इस प्लान के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नुम, लेकिन मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी थी। मैंने अजय को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैंने अपनी आंखों से नीता को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर अजय के कानों में डालती गई। एक दिन वो रईस लड़का नीता से मिलने के बाद गली में उसे छोड़ने के लिए आया। फिर दोनों कार का गेट पकड़कर बातें करने में लगे थे। तभी मैंने अजय को फोन करके घर पे बुला लिया था और मैं उनको अपने साथ छत पर लेकर गई। तब तक वो रईस लड़का जा चुका था। वो सांवले रंग वाले लड़के के साथ अजय को नजर आई। मैंने अजय से कहा, आप गेट के पीछे छुप कर हमारी बातें सुनो। उनका रंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। वो मेरे पीछे चले आए थे। नीता जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा, नीता, मैंने देख लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर कालिख पोत दी है। वो हमेशा की तरह मुझ पर रौब झाड़ते हुए बोली, हाँ, मिलकर आई हूँ। उस लड़के के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। इसी तरह मैं उस लड़के से रोज मिलने जाती हूँ। वो भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर जान लिया सब कुछ। अब खुश? लेकिन ये सब जान के भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बता देंगी तो वो आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। नीता की बातें सुनकर अजय गेट से पीछे निकल कर आए। उन्होंने थप्पड़ मारकर नीता का चेहरा लाल कर दिया। मेरी सास भागकर अपनी बेटी को बचाने आई थी। अजय बोले, अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो वे अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक झटके में ही हुआ था। अजय ने पंडित जी को बुला लिया और उस सांवले लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर ले आए थे। उस सांवले लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कहा था जो मैं उसे सिखा कर आई थी। उस दिन से लगभग 4 दिन पहले मैं उस सांवले लड़के के घर गई थी। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत थी। चाहे तो वो उस रईस लड़के से मांग सकता था, लेकिन वो उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैंने इसी बात का फायदा उठाते हुए उसे 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। इस तरह उसने वो सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी, और अब पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। मैं ये सब ड्रामा, जिसकी मैं डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। नीता हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, भैया मेरी बात सुने, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। अजय को तो इस बात पर भी और गुस्सा आ गया कि उनकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। मेरी सास ने रो रो कर अलग कोहराम मचा दिया था। चलो, मेरे मन की इच्छा तो पूरी हो गई और नीता का बुरा साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ बुरा हो रहा था। वो तो लोगों के बर्तन मांज मांज कर पेट भरती होगी। नीता की इस घटना के बाद मेरी सास पूरी तरह से टूट गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। इन्हीं दिनों भगवान ने मुझे औलाद की पहली खुशी दी। मैं माँ बनने वाली हुई तो अजय के दिल से बहन का गम निकल गया। अब तो मैं उनकी लाडली बीबी बन चुकी थी। हर चीज मेरे हुक्म पर होने लगी थी और यही तो मैं सब चाहती थी। नीता ने बिना वजह मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाती थी। देखते ही देखते मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब ये मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो एक अजीब नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उन्हें उल्टी होने लगती थी। वो पूरा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी। अब मेरी सास पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती। मैं सोचती कि वो ये सब नाटक कर रही हैं। डिलीवरी के पास आने पर मैंने अजय से अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी तो कुछ सोचने के बाद मेरे पति ने मुझे परमिशन दे दी। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। दुनिया में केवल माता ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरी माँ ने दिल से मेरा स्वागत किया। वो तो मुझे बेड से उतरकर पानी तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी भी मुझे बिठाकर खाना खिलाती थी, लेकिन वो अब बहाने बना के मुझसे काम करवाने को कहती। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा कर बोली कि घर में झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी आसान हो जाएगी। मैंने शिकायत भरी नज़रों से माँ की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत बेबस नजर आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। तभी न जाने किस बुरे समय में मेरा पैर मुड़ गया
और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि कब मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए और कब मेरा इलाज शुरू हो गया। कई घंटों की बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर से एक हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा, माँ मेरा बच्चा कहाँ है, बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उनके रोने से मैं डर गई। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया कि भगवान ने आपको बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। शायद आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। मैं छटपटा रही थी और जोर जोर से रोने लगी थी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। फिर ये होता कि जैसे ही मुझे होश आता मैं चीखने लगती। फिर से मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब मैंने होश आते ही सास की आवाज़ सुनी थी। वो किसी को बेटा होने पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे नीता की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि नीता का बेड मेरे बेड से 1 बेड की दूरी पर पड़ा था। वो एकदम खुश होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ अपनी सास को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी। लेकिन नीता, वो तो एक बार फिर मुझसे जीत गई थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और मैंने खो दिया था। मैं नर्सों की नज़र बचाकर अपने बेड से उतरकर नीता के बेड के पास चली गई। मैं रो रही थी। मैंने नीता से कहा, नीता तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वो गुमसुम सी हो गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। नीता बोली, भाभी आप मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाएं। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखें, मुझे प्यार करें। इसी वजह से मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि आपको तकलीफ दूं, ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाएं। आपसे मैंने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी ही थी और मिली भी। मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की और मेरे पति ने मेरी। वो हर घड़ी मुझ पर शक करता था कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग न जाऊं जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसलिए मुझे मारता था, पीटता था, मुझसे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को उसके अपराध की सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरा अपराध बदनामी का था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का था। आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी औलाद छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है। इसका ख्याल रखिए। इनके पेट में अल्सर हो गया है, खाया पिया हजम नहीं होता, इससे कैंसर होने का भी डर है। अब एक और पाप अपने सिर पर मत लें। भगवान के लिए इन पर दया करें। शायद इनकी दुआ आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से माँ बना दे। नीता की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। मैंने भगवान के बनाए इस संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। उसको अपना बदला लेने देती तो क्या हो जाता। मैंने खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की। मैंने भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी और आज से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई